Good morning, everyone. Welcome to online class of social science. And today we will discuss chapter 5 in geography, that is industry. So as you can see on the screen, we are going to start chapter industries. So let's begin our chapter. Have you ever given a thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? मीन स्टूडेंट, क्या कभी आपने सोचा है कि जिस नोटबुक को आप यूज़ करते हो लिखने के लिए राइटिंग पर्पस से, वो कितने सारे प्रोसेस के बाद, कितने सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद आप तक पहुंचती है? इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज पार्ट ऑफ अ ट्री। और कहाँ से इस नोटबुक की जर्नी स्टार्ट होती है? सबसे पहले इसकी लाइफ नोटबुक की कहाँ से स्टार्ट होती है? एज अ पार्ट ऑफ ट्री, मीन सबसे पहले वो किसी ट्री का पार्ट रही होगी नोटबुक। इट वॉज कट डाउन। फिर क्या क्या किया गया होगा? ट्री को कट डाउन किया गया होगा, ट्रांसपोर्टेड किया गया होगा, ट्रांसपोर्ट किया गया होगा उसकी वुड को टू द पल्प मिल। कहाँ पे ले जाया गया होगा? ट्री को कट करके उसकी वुड को पल्प मिल के अंदर ले गए होंगे। देयर द वुड ऑफ द ट्री वॉज प्रोसेस्ड, और वहाँ उस पल्प मिल में उस वुड को, जो वुड ऑफ द ट्री है, उसको प्रोसेस किया गया होगा, प्रोसेसिंग की गई होगी और कन्वर्ट कर दिया गया होगा उस वुड को इनटू वुड पल्प। उसका पल्प बना लिया गया होगा प्रोसेसिंग के बाद, आफ्टर प्रोसेसिंग। द वुड पल्प वॉज मिक्सड विद केमिकल्स। उसके बाद जब वो वुड पल्प मिल गया, उसमें मिक्स किए गए होंगे केमिकल्स, एंड फाइनली चेंज इनटू पेपर। और फिर मशीन से बना दिए गए, उसमें केमिकल मिक्स करके बन गए उसके पेपर। दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस। उसके बाद ये पेपर पहुंचा प्रेस में, प्रिंटिंग प्रेस में। वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स, जहाँ पर यूज हुई इंक जो बनी हुई है केमिकल से। वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स वॉज यूज टू प्रिंट द लाइन्स ऑन द पेजेस। फिर वो जो इंक को यूज करके क्या प्रिंट किया गया? उन पेजेस पे लाइन्स बना दी गई, लाइन्स को प्रिंट कर दिया गया। द पेजेस वेयर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ नोटबुक। उसके बाद उन अलग अलग पेजेस को क्या कर दिया गया? पेजेस को बाउंड कर दिया गया, उसकी बाइंडिंग करके नोटबुक बना दिया गया। पैकिंग हो गई उसकी, पैक्ड एंड सेंड टू द मार्केट, और मार्केट में सेंड कर दिया गया नोटबुक को सेल करने के लिए, मीन्स उसको सेल आउट करने के लिए। फाइनली इट रीच्ड योर हैंड्स, और फिर आपने जाके मार्केट से वो बुक परचेज करी और वो आपके हाथों में आ गई वो नोटबुक। तो स्टूडेंट, हमने देखा सिंपल एक नोटबुक जो आप तक पहुंची, वो कितने सारे प्रोसेस के बाद पहुंची। ओके, तो ये तो थी नोटबुक की जर्नी। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग, तो ये जो पूरे प्रोसेस थी ना, ये किस में आती है? ये प्रोसेसिंग आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, या इसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस हमने स्टडी किया, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या होता है? सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। तो सेकेंडरी एक्टिविटी के थ्रू या मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू क्या किया जाता है? रॉ मटेरियल को किसी यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जाता है। लाइक जो नोटबुक है, अब आप गेस करो, जो नोटबुक है वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है या उस ट्री का वुड या वुड पल्प आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है? ऑब्वियसली नोटबुक ज़्यादा यूजफुल है, बट उस नोटबुक का रॉ मटेरियल था वो वुड या वो वुड पल्प। तो बट रॉ मटेरियल से ज़्यादा हमें यूजफुल होता है फिनिश प्रोडक्ट। तो सेकेंडरी एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू क्या किया जाता है? रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनते हैं, जिस वजह से क्या होता है? ये फिनिश प्रोडक्ट की ज़्यादा वैल्यू होती है लोगों के लिए। एज यू हैव सीन, पल्प वॉज चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इनटू नोटबुक। तो ऊपर स्टोरी में हमने क्या देखा था? पल्प चेंज हो गया था पेपर में, और फाइनली पेपर से बन गई थी नोटबुक। दीज रिप्रेजेंट द टू स्टेजेस। तो ये दो स्टेजेस में हुआ, पल्प से पेपर, पेपर से नोटबुक। टू स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में दो स्टेप थे जो हमने स्टडी किए, दो स्टेजेस थे। पहले वुड पल्प एक्सट्रैक्ट करना, फिर उससे पेपर बनाना, और पेपर से नोटबुक बन गई। The paper made from pulp and cloth made from cotton have had value added to them। तो अगर अब हम बात करें कि पेपर जो बनता है पल्प से, और अगर हम बात करें क्लोथ्स की जो बनते हैं कॉटन से, क्या होता है इनसे? ये वैल्यू ऐड कर देते हैं, एडेड टू देम एट ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू पल्प में और ज़्यादा वैल्यू ऐड हो जाती है और कॉटन में और ज़्यादा वैल्यू हो जाती
ऐड हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से। कॉटन में वैल्यू ऐड हो जाती है और आफ्टर प्रोसेसिंग उनसे बन जाता है क्लोथ जो ज़्यादा यूजफुल है। और आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग पल्प से बन जाता है पेपर जो कि ज़्यादा वैल्यूबल है, ज़्यादा यूजफुल है। तो हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करने से रॉ मटेरियल की वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ पे देखो कॉटन की वैल्यू बढ़ के क्लोथ बन गया, पल्प की वैल्यू बढ़ के पेपर बन गया। इन दिस वे द फिनिश प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू। तो आफ्टर ऑल हमने देखा कि पेपर और क्लोथ की ज़्यादा वैल्यू है और ये दोनों क्या है, फिनिश प्रोडक्ट है, मतलब हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है ना। हम कॉटन को, रॉ कॉटन को ऐसे ही क्या यूज़ कर सकते हैं, आप उसे वेयर नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, बट अगर वो फिनिश्ड हो जाता है तो उसे अच्छे से यूज़ कर पाते हो। तो फिनिश प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी, वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होते हैं, ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं दैन द रॉ मटेरियल। अगर हम कंपेयर करें रॉ मटेरियल से तो फिनिश प्रोडक्ट की ज़्यादा वैल्यू होती है बजाय उनके जिन रॉ मटेरियल से वो बना होता है, उससे ज़्यादा वैल्यू होती है फिनिश प्रोडक्ट की। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इंडस्ट्री refers to an economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals or the provision of services। तो इंडस्ट्री क्या रेफर करती है? इंडस्ट्री रेफर करती है ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कंसर्न होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें गुड्स का प्रोडक्शन होता है, सामान का प्रोडक्शन किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, और द प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, लाइक टूरिज्म सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। मिनरल्स का आपको पता ही है, माइंस के थ्रू मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, बहुत सारी गुड्स बनाना, उनका प्रोडक्शन करना, जो हमने अभी ऊपर स्टडी किया था। तो वो सारा कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बोलते हैं इंडस्ट्री। ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आप देख रहे हो यहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, प्रोविजन ऑफ सर्विस, सब कुछ रेफर करता है इंडस्ट्री में आता है। ओके, तो इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्री वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, प्रोडक्शन ऑफ गुड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। So let's see the next. Thus we have iron and steel industry. तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री किसका एग्जाम्पल हो गया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, क्योंकि आयरन और स्टील इंडस्ट्री में क्या बनेगा, बहुत सारे सामान बनेंगे। कोल माइनिंग इंडस्ट्री किसका एग्जाम्पल हो गया, कोल माइनिंग इंडस्ट्री एग्जाम्पल हो गया जिसमें कोल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, कोयला निकाला जाता है अर्थ से। अब टूरिज्म इंडस्ट्री किसका एग्जाम्पल हो गया, सर्विस प्रोवाइडर, जो हमने अभी यहाँ पे देखा था ना, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, तो उसी का एक एग्जाम्पल है टूरिज्म इंडस्ट्री। तो ये सारा कुछ आ गया हमारा इंडस्ट्री के अंदर, जो कि हमारे चैप्टर का टाइटल है। सो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो अब हम स्टडी करेंगे कि इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड कैसे किया जा सकता है। इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज, ओनरशिप। तो हम इस इंडस्ट्री को ना कई तरीकों से क्लासिफाइड करके स्टडी कर सकते हैं। किस किस तरीकों से क्लासिफाइड कर सकते हैं, पहला बेसिस है रॉ मटेरियल के बेस पर क्लासिफाइड हो सकता है, साइज के बेस पे क्लासिफाइड हो सकता है, ओनरशिप के बेस पर क्लासिफाइड हो सकता है। सो लेट्स सी, ये जो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस हमने पढ़े हों उनके बेसिस पे हम क्लासिफाइड करेंगे कैसे। तो पहला हम देखते हैं फर्स्ट रॉ मटेरियल के बेसिस पर। रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री में बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड। तो अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो इंडस्ट्री बेस्ड हो सकती है एग्रो बेस्ड, या तो मिनरल बेस्ड होगी, मरीन बेस्ड भी हो सकती है, या तो फॉरेस्ट बेस्ड होगी, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज। तो स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट टाइप का डिवीजन है ना, इसमें इंडस्ट्री को इस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है कि वो किस टाइप का रॉ मटेरियल यूज कर रही हैं या उनको कहाँ से रॉ मटेरियल मिल रहा है। लाइक जो एग्रो बेस्ड का इंडस्ट्री है उसको मिलता है रॉ मटेरियल कहाँ से, प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल किससे मिलता है, प्लांट और एनिमल से। ये प्लांट और एनिमल से मिलने वाले रॉ मटेरियल को यूज करती हैं अपनी इंडस्ट्री में, तो उस इंडस्ट्री को बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे अगर सपोज जैम बनाने की इंडस्ट्री है, फ्रूट जैम बनाने की इंडस्ट्री है, तो फ्रूट जैम बनाने की जो इंडस्ट्री है, तो जैम बनाने के लिए फ्रूट उसको कहाँ से मिला, प्लांट से मिला,
और बहुत सारे ऐसे एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज भी होती हैं जिनमें एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। सपोज बटर बनाने की इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, तो बटर बनाने के लिए घी के लिए तो उसको कहाँ से मिला वो घी, वो बटर एनिमल प्रोडक्ट से। तो कौन सा रॉ मटेरियल ये इंडस्ट्री यूज़ करती है? प्लांट और एनिमल से मिलने वाला रॉ मटेरियल। ओके, तो वो कंसीडर किया जाएगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, ये सारे एग्जाम्पल हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब हम बात करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की। Mineral based industries are primary industry that use mineral ores as their raw material. तो mineral based industry कौन सा raw material use करेगी? Mineral ores वाला। The products of these industry feed other industries. और जो mineral based industry से प्रोडक्ट बनते हैं ना, उन प्रोडक्ट को काम में लिया जाता है दूसरी इंडस्ट्रीज में भी। मतलब कुछ दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज भी इनसे बनने वाले चीज़ों को अपने काम में लेती हैं। लाइक आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर। आयरन कहाँ से बनता है? आयरन ओर से बनता है। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो ये आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में। आयरन ओर से आयरन बनाना, मतलब आयरन की ओर से लोहा बनाना आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में। अब दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट। तो इससे बनने वाला लोहा, आयरन कहाँ कहाँ और भी तो यूज हो सकता है ना। वो आयरन दूसरी इंडस्ट्रीज में भी रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। तो यही हम बता रहे हैं कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो चीज़ें बन के आती हैं ना, वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम कर देती हैं। सपोज लोहा बना मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में, अब वो लोहा जो प्रोड्यूस हुआ आयरन, वो आयरन तो दूसरी और इंडस्ट्री भी अपने अलग अलग कामों में यूज ले सकती हैं, लाइक बकेट बनाने में, वेसल बनाने में। तो इनका जो रॉ मटेरियल हुआ इन इंडस्ट्रीज का, वो कहाँ से आया? ये वाली आयरन इंडस्ट्री से। तो मतलब एक इंडस्ट्री से बनने वाला सामान दूसरी इंडस्ट्री के लिए भी रॉ मटेरियल का काम कर सकता है। दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज हैवी मशीनरी। जो बड़ी बड़ी मशीनरी बनती है उसमें आयरन लोहा लगता है। बिल्डिंग मटेरियल जो बनते हैं उनमें भी लोहा आयरन लगता है। रेलवे कोचेस बनते हैं उसमें भी आयरन यूज होता है। और वो आयरन हमें कहाँ से मिला था? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से मिला था। Now let's talk about marine based industry. Marine based industries use products from the sea and oceans as raw material. Marine based industry को उसका raw material कहाँ से मिलता है? समंदर से। Sea and ocean से, सागर, महासागर, समंदर से। Industries processing सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जाम्पल। वो इंडस्ट्री जो प्रोसेस करती हैं, सी फूड बनते हैं, जो लोग सी फूड खाते हैं उनके लिए सी फूड वहाँ से बनता है। मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, फिश ऑयल बहुत पर्पज से यूज़ होती है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं मरीन बेस्ड इंडस्ट्री के। तो लेट्स टॉक अबाउट फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है ना, वो यूटिलाइज करती है फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, फॉरेस्ट से मिलने वाली चीज़ों को यूज़ करती है एज अ रॉ मटीरियल। The industries associated with forest are pulp and paper। तो अब ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनको फॉरेस्ट से मिलता है उनका रॉ मटेरियल? लाइक पल्प एंड पेपर, जो हमने एकदम स्टार्ट में चैप्टर में पढ़ा था। पल्प, पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन, फर्नीचर, बिल्डिंग की बहुत सारी चीज़ें ना फॉरेस्ट से मिलती हैं। वुड मिलता है, मेडिसिन मिलती है, पल्प मिलता है, मैनी मोर। नाउ अब स्टूडेंट, अब हम देखेंगे जो हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर रहे थे, जो दूसरा बेसिस था साइज वाला। फर्स्ट वाला तो हमने देख लिया था रॉ मटेरियल के बेस पर कितने टाइप की हो गई। अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज जो है साइज के बेसिस पे कितने टाइप की होती हैं। तो साइज की बेसिस पे इंडस्ट्री होती है दो टाइप की, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। ओके, तो लेट्स सी। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। अब साइज मतलब क्या? साइज मतलब कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया गया है उस इंडस्ट्री में, कितने पीपल उसमें एम्प्लॉयड हैं, कितने लोगों को उससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और कितना प्रोडक्शन उस इंडस्ट्री से होता है। इसके बेसिस पर इंडस्ट्रीज को साइज के बेसिस पर दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। ओके, नाउ सी कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। तो स्टूडेंट, जिन इंडस्ट्रीज को कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज बोला जाता है, बेसिकली दीज आर टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए हम दूसरा टर्म भी यूज करते हैं, कॉटेज और हाउस होल्ड। ओके,
where the products are मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड। तो ये जो स्मॉल स्केल या कॉटेज हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होती है ना, इसमें जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, वो हैंडमेड होती है। मोस्टली चीज़ें हैंडमेड होती हैं। आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, आर्टिसंस होते हैं और हैंडमेड चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल बास्केट वीविंग हो गया, इसके लिए कोई मशीनरी नहीं चाहिए, लोगों को ये स्किल आता है और वो लोग खुद से ही बाय हैंड बास्केट वीविंग कर लेते हैं, पॉटरी कर लेते हैं, अदर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाते हैं। तो जो सारे हैंडीक्राफ्ट एग्जाम्पल वगैरह हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री में आते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब इनको स्मॉल स्केल क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें लेस अमाउंट लगता है, कम पैसे लगते हैं एज अ कैपिटल, कम पैसा इन्वेस्ट होता है। टेक्नोलॉजी भी थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री के कंपैरिजन में छोटी टेक्नोलॉजी होती है, बहुत कम होती है। दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स। लार्ज स्केल में तो लार्ज वॉल्यूम में प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर होता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर। और लार्ज स्केल में तो जो कैपिटल, जो मनी लगती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा बड़े, मतलब ज़्यादा अमाउंट में पैसा भी लगता है। बड़ी टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है, सुपीरियर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तो बहुत सारे लेवल पे काफ़ी हाई होती है, मतलब उनमें कैपिटल भी ज़्यादा लगता है, टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसी तरह प्रोडक्शन भी इनका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। Now see, silk weaving and food processing industries are small scale industry। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जो सिल्क वीविंग हो गई और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, ये आते हैं एग्जाम्पल किसके हैं? ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आते हैं। सिल्क वीविंग, फूड प्रोसेसिंग। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, हैवी मशीनरी, कार, ट्रैक्टर के जो फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, ऑटोमोबाइल्स या उनके पार्ट्स बनाने वाली जो बड़ी मशीनरी वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, ये सब किस के एग्जाम्पल हैं? ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल। हम देखते हैं ना, इतने बड़े बड़े व्हीकल जो बनते हैं, रेलवे लाइन के जो कोचेस रेलवेज के बनते हैं, तो बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी की भी तो इंडस्ट्रीज होती हैं ना, तो वो सारी आती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। नाउ सी ओनरशिप। अब हम थर्ड बेसिस देखेंगे कि इंडस्ट्रीज को और हम किस बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। लाइक ओनरशिप, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। ओके, तो हम इंडस्ट्रीज को ओनरशिप के बेसिस पे अगर डिवाइड करना चाहें तो हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर, सेकेंड हो गया पब्लिक सेक्टर, और थर्ड हो गया जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर को कोऑपरेटिव सेक्टर भी बोलते हैं। जॉइंट सेक्टर कोऑपरेटिव सेक्टर भी बोला जाता है, और पब्लिक सेक्टर को स्टेट ओन भी बोलते हैं। तो ये तीन डिवीजन हो गए। अब इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। नाउ सी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज होती हैं आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। प्राइवेट लिखा हुआ है, ऑब्वियसली इसको प्राइवेट, इसके जो ओनर होंगे ना वो प्राइवेट ओनर होंगे। मतलब या तो कुछ पर्टिकुलर लोग होंगे बाय इंडिविजुअल, कोई एक मालिक हो सकता है इसका, या बहुत सारे ग्रुप में लोग इसके ओनर हो सकते हैं, या कोई बड़ा ग्रुप हो सकता है जो कि उस इंडस्ट्री को ओन करता हो। लेकिन होते वो लोग प्राइवेट लोग होते हैं, मतलब उनका प्राइवेट पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ रहता है, उनका इन्वेस्टमेंट प्राइवेटली इसमें होता है। ये प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज होती हैं। क्योंकि इनके ओनर कौन होते हैं? कुछ कोई पर्सनल भी हो सकता है या कुछ लोगों का ग्रुप भी हो सकता है, तो वो उन इंडस्ट्रीज को बोला जाता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। नाउ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, तो जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं ना, उनको कौन ओन और ऑपरेट करता है? पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज होती हैं ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। इनको सरकार ओन करती है, मतलब इनकी ओनर होती है सरकार। लाइक सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये एक इंडस्ट्री का नाम है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस इंडस्ट्री की ओनर है गवर्नमेंट। एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इस ये भी इंडस्ट्री की ओनर है सरकार, गवर्नमेंट। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी इंडस्ट्री की ओनर है गवर्नमेंट। तो वो आता है क्योंकि ये इंडस्ट्रीज होती हैं सरकार की, सरकार ओन करती है, गवर्नमेंट ओन करती है, तो ये पब्लिक की हो गई, तो आप इसको पब्लिक का मान सकते हो, इसलिए उसको हम क्लासिफाइड करेंगे एज अ पब्लिक सेक्टर।
नाउ सी जॉइंट सेक्टर। अब बात करते हैं स्टूडेंट जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज की। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अब जो जॉइंट सेक्टर में क्या होता है ना, इनके ओन और ओनर और ऑपरेटर कौन होते हैं? इंडिविजुअल और ग्रुप, कोई प्राइवेट लोग और साथ में स्टेट और साथ में सरकार, दोनों होते हैं। पहला वाला हमने देखा सिर्फ प्राइवेट, दूसरा वाला हमने देखा गवर्नमेंट का मतलब सरकार का, थर्ड वाला जो है उसमें दोनों है, प्राइवेट भी है सरकार भी है। समझे, दोनों हो गए। पहला वाला क्या था? प्राइवेट, जिसमें कोई प्राइवेट उसका ओनर होगा, मालिक होगा। सेकेंड वाला हमने देखा पब्लिक, जिसकी सरकार होगी ओनर। थर्ड वाला जो जॉइंट है, इसमें ज्वाइन हो गए दोनों, स्टेट भी आ गई, सरकार भी आ गई, इंडिविजुअल प्राइवेट लोग भी आ गए। तो इसका एग्जाम्पल है मारुति उद्योग लिमिटेड। तो मारुति उद्योग लिमिटेड के जो ओनर का ग्रुप है ना, उसमें सरकार भी है, गवर्नमेंट भी है, और जो कुछ प्राइवेट लोगों का ग्रुप भी है, इंडिविजुअल्स का ग्रुप भी है। ये एक एग्जाम्पल है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का, वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड। Cooperative sector industries are owned and operated by the producers or suppliers of raw materials. अब अगर हम cooperative sector industries की बात करें तो इसमें क्या होता है, इनके ओनर और ऑपरेटर कौन होते हैं? इनको ओन और ऑपरेट करते हैं बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल। या तो जो रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर हैं, सप्लायर्स हैं, वो मिलके चलाते हैं इस इंडस्ट्री को। वर्कर्स और बोथ, या तो वर्कर्स भी मिलके चला सकते हैं इस इंडस्ट्री को। लाइक आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी आर अ सक्सेस स्टोरीज ऑफ अ कोऑपरेटिव वेंचर। तो अब इन सब, ये जो डेयरी का और आनंद मिल्क का एग्जांपल है ना, तो इसमें क्या होता है, जो मिल्कमैन रॉ मटेरियल, अब अगर मिल्क डेयरी है, मिल्क डेयरी का जो मिल्क प्रोडक्ट बनता है, उनका रॉ मटेरियल हो गया मिल्क। तो अब इस टाइप में क्या होता है ना, कोऑपरेटिव सेक्टर में, कि जो मिल्क ला रहे होते हैं, मतलब जो रॉ मटेरियल के सप्लायर होते हैं ना, वो ही इसके पार्टनर भी होते हैं, वो ही इसमें ओनर भी, पार्टनरशिप में ओनर भी बन जाते हैं। तो ये लोग, जो लोग रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं या जो उसमें वर्क करते हैं, वो ही इसके ओनर भी होते हैं। या तो दोनों भी हो सकते हैं, समटाइम प्रोड्यूसर सप्लायर्स वर्कर, मतलब या तो सप्लायर और वर्कर भी हो सकते हैं, प्रोड्यूसर और वर्कर भी हो सकते हैं। जो रॉ मटेरियल वहाँ सप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों हो सकते हैं, मिल के चलाते हैं। लोग क्या करते हैं ना, खुद ही से मिलके अपना यूनियन बना लेते हैं। सपोज किसी गांव में क्या हुआ, वहाँ से मिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे सारे मिल्कमैन ने मिलकर अपना एक यूनियन बना लिया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली डेयरी की, और वो उसका प्रोडक्शन करने लगे। तो इंडिया में जैसे अमूल मिल्क का एग्जाम्पल ले लो, तो उसमें क्या होता है, जो उसमें विलेज लेवल पे जो मिल्कमैन होते हैं ना, जो सप्लाई करते हैं मिल्क की, वो ही इसमें ओनर भी होते हैं। तो उसमें प्रॉफिट क्या होता है, इन्हीं के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इनका कोई भी एक ओनर नहीं होता है, ये मिल के चलाते हैं। जो रॉ मटेरियल के सप्लायर हैं, वो ही इसके ओनर ऑपरेटर बन जाते हैं। तो दैट वाज द एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। नाउ सी हियर फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। वो फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल या जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए, कि अगर हमें कहीं पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर होंगे जो कि बहुत ज़रूरी होंगे। लेट्स सी, द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब जब भी कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जाए, लाइक दिस, अगर कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जाए, तो उस ये इंश्योर करना ज़रूरी होता है कि उसको नियर बाय रॉ मटेरियल मिल जाए। उसके लिए हमें लैंड देखना होगा, उसको सफिशिएंट लैंड मिले। वाटर देखना होगा कि उसको अच्छे से यहाँ पे वाटर सप्लाई मिले। लेबर, लेबर इजीली मिल जाए उसको वहाँ पे जहाँ भी ये फैक्ट्री इंडस्ट्री सप्लाई इस्टेब्लिश की जाए। पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पावर सप्लाई उसको ईजिली मिले। कैपिटल, इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के पहले श्योर करना पड़ता है कि उसमें कितना कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है, उतना सफिशिएंट अमाउंट है या नहीं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ से चीज़ों को, रॉ मटेरियल को लाना और फिनिश प्रोडक्ट को ले जाने की फैसिलिटी अच्छी डेवलप है या नहीं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा डेवलप होना चाहिए। एंड मार्केट, और नियर बाय मार्केट अवेलेबल होना चाहिए, जहाँ से कि प्रोडक्ट को सेल आउट भी किया जा सके या बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस ईजी हो जाए। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं स्टूडेंट, यहाँ बहुत
एसेंशियल हैं जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन को। मतलब कोई भी इंडस्ट्री तभी अच्छे से सक्सेसफुल हो पाती है, बढ़ पाती है या बिजनेस कर पाती है जब उसको ये सारे फैक्टर्स ना अवेलेबल होते हैं। ओके, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये अवेलेबल होंगे तभी वो इंडस्ट्री अच्छा डेवलप करेगी। तो किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने में अगर उसको हमें इस्टेब्लिश करना है, सपोज आप फ्यूचर में बिजनेसमैन बनते हो, आप बिजनेस चूज करते हो, बिजनेस लाइन, तो आपको कोई फैक्ट्री इंडस्ट्रीज जो है एस्टैब्लिश करनी है, तो आप ये सारे फैक्टर्स को एक बार स्टडी करोगे कि ये सारी चीज़ें होंगी तभी आप अपनी इंडस्ट्रीज को वहाँ पे स्टैब्लिश करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, तो उसके सक्सेस होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। Industries are situated where some और all of these factors are easily available। तो हम प्रेफर करेंगे कि जहाँ पे ये सारे फैक्टर या कम से कम कुछ फैक्टर तो इजीली अवेलेबल हो, हम वहीं अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेंगे। समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव, को कभी कभी क्या होता है ना, गवर्नमेंट जो है ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इंसेंटिव कुछ सपोर्ट देती है, लाइक सब्सिडाइज पावर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी रेट कम रेट पर अवेलेबल करवा देती है फैक्ट्री ओनर को, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लोअर के ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट को कम रखती है, कम टैक्स लेती है, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, पावर सप्लाई, उसको भी काफ़ी अच्छा डेवलप करा के सपोर्ट करती है इंडस्ट्री को, इंडस्ट्रीज के ओनर को, सो दैट इंडस्ट्री में बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज। तो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ना इसलिए ताकि इंडस्ट्रीज जो है बैकवर्ड एरिया में भी स्टार्ट की जाए। तो उससे क्या होगा, एक तो हमारी कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चर बढ़ेगा, दूसरा बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिलेगा। तो गवर्नमेंट बहुत ट्राई करती है कि जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ भी ये इंडस्ट्रीज के ओनर को ये सारा सपोर्ट दे, तो इंडस्ट्रीज के ओनर वहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करें। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा, टाउन्स का ग्रोथ, सिटीज़ का ग्रोथ, तो आफ्टर ऑल कंट्री का ग्रोथ। करेक्ट? सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।